फसल बीमा योजना के इस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। इस पार्ट में हम रिस्क कवर के साथ साथ इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी और भी कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। इस योजना के अंदर अगर रिस्क कवर की अगर बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी बनाई। इसमें बेसिक कवर कैटेगरी है, उसके बाद में एड ऑन कवरेज, उसके बाद में इस कवरेज और इसके एक्सक्लूजन की भी बात की गई है। जो बेसिक कवर ऑफ कैटेगरी है उसमें जो रिस्क कवर होगा वो मैंडेटरी है, यानी कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जो लॉस काउंट किए जाएंगे आपके सोइंग टू हार्वेस्टिंग तक, यानी कि बुआई से लेकर कटाई तक। ड्यू टू यानी कि आपके अगर फसल अगर सूखे की वजह से ख़राब हो जाती है, उसके बाद में अगर शुष्क मौसम होता है, बाढ़ आ जाती है या जल अप्लावन हो जाता है, पानी भर जाता है, वाइड स्प्रेड पेस्ट यानी कि अगर कीटों की वजह से आपकी फसल ख़राब होती है, अगर किसी डिसीज़ अटैक हो जाता है, रोगों के हमले से या लैंडस्लाइड भूस्खलन हो जाता है, नेचुरल फायर प्राकृतिक दहन हो जाता है, उसके साथ अगर स्टॉर्म तूफान है, ओलावृष्टि है, चक्रवात, अगर इन सभी कारणों से अगर आपकी फसल पे कोई नुकसान होता है तो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। उसके बाद एड ऑन कवरेज है। इसमें जो रिस्क होता है वो नॉट मैंडेटरी होता है। नॉट मैंडेटरी का मतलब टोटली डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूटी अगर वो आपको अगर देना चाहे तो सबसे पहले उन्हें राज्य स्तरीय समन्वय समिति यानी SLCCCI से चर्चा करनी पड़ेगी। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन क्रॉप जो होती है वो डिसाइड करेगी। उसमें पहले क्या होता था कि आपको जो प्लांटिंग है, जर्मिनेशन रिस्क है, मिड सीजन एडवर्सिटी है या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो होते हैं, पहले ये फसल कटाई उपरांत जो नुकसान होता था पहले ये अनिवार्य था, लेकिन अब ये नहीं है। तो स्थानीय आपदाएं वन्य जीवों के द्वारा अगर कोई भी आपको नुकसान होता है तो ये डिपेंड करेगा इस कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के बीच के समन्वय के निर्णय के आधार पर। इसमें अगर एक्सक्लूजन ऑफ रिस्क की बात करें, अगर किन कारणों से अगर आपकी फसल को नुकसान होता है तो उसको रिस्क कवर नहीं दिया जाएगा। उसमें पहला है वार, यानी कि युद्ध के टाइम पे अगर आपकी फसल को कोई नुकसान होता है तो कोई भरपाई नहीं की जाएगी। या न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, परमाणु आपदा, उससे भी कोई आपको नहीं। उसके बाद में मैलिशियस डैमेज, यानी कि अगर आपके गांव में किसी से आपसी रंजिश मिल रही तो अगर उसने आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करी है, उसी की वजह से अगर आपकी फसल को नुकसान होता है तो वो इसमें रिस्क कवर नहीं दिया जाएगा। अब अगर बात करें जो फार्मर्स की क्रॉप्स का जो इंश्योरेंस होगा उसका कितना % जो होगा एज अ प्रीमियम फार्मर को पे करना पड़ेगा। इसे समझने से पहले 2 टर्म से उन्हें समझ लेते हैं, सब इंसर्ट और एक्चुअल रेट। सब इंसर्ट की अगर बात करें तो ये जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए आपकी क्रॉप की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा तय की जाती है, इससे आप बीमा कराना चाहते हैं। एक्चुअल रेट जो होता है ये एक एस्टिमेट होता है कि एक्सपेक्टेड लॉस जो आप फ्यूचर में आपकी क्रॉप का हो सकता है। तो इन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में से विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उतना आपको प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा। समझ लेते हैं कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट कैसे होता है। ये कैलकुलेट होता है एवरेज यील्ड एट एमएसपी। एमएसपी यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर एक क्रॉप का। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप एक फार्मर है और आपके पास 10 हेक्टेयर की कल्टीवेबल लैंड है, यानी कि कृषि योग्य भूमि है, उस पर आप वीट का उत्पादन करना चाहते हैं। वीट जो एक रबी क्रॉप है, ठीक, आपने वीट का उत्पादन किया तो जो इंश्योरेंस कंपनी जिससे आप बीमा कराने चाहते हैं वो आपकी वीट का इस सीजन में एक एस्टिमेट वैल्यू निकालेगी। सपोज उसने निकाला कि आपकी जो वीट का प्रोडक्शन है इस 10 हेक्टेयर पे अप्रॉक्सीमेट 200 क्विंटल होगा। ठीक, और एमएसपी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रेजेंटली जो एमएसपी है वो वीट पर 2000 रुपीज़ पर क्विंटल है। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो क्रॉप बीट है उसका जो एस्टिमेट वैल्यू निकल के आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 4 लाख निकल के आएगा। ठीक, अब जो वीट जो है वो क्योंकि एक रबी क्रॉप है तो ये जो 4 लाख पे आपका 1.5% यानी अप्रॉक्सीमेट 6000 रुपीज़ आपको एज अ प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक क्रॉप का ये अलग अलग डिसाइड होता है। आगे देखें, जैसे फॉर खरीफ क्रॉप 2% आपको एज अ प्रीमियम देना पड़ेगा। किसका प्रीमियम? सम इंश्योर्ड या एक्चुअल रेट जो भी लेस होगा उसमें से। खरीफ फसल बात करें तो ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में बोई जाती है। इसमें राइस हो गया हमारा, मैजे, सोरगम, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन एटसेट्रा। उसके बाद में रबी की फसल है उसमें आपको 1.5% देना पड़ेगा, सम इंश्योर्ड और एक्चुअल रेट यानी कि जो भी इसमें से लेस होगा। रबी की फसल जो हमारे अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में बोई जाती है, इसमें वीट हो गया, बार्ले, ओट्स, पल्सेस, मस्टर्ड, लिनसीड एटसेट्रा। कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर, ये जो फसलें होती हैं ये 12 मासी यानी कि एनुअली होती है। इसमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा।
अगर उस सब्सिडी की बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाएगी, तो पहले यानी कि 2020 से पहले ये जो रेशियो था 50-50 का था। कहने का मतलब ये है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है अगर 100 रुपीज़ उसकी क्रॉप की अगर एस्टिमेट वैल्यू लगा के उसका इंश्योरेंस करती है, तो अगर वो एक खरीफ की फसल करता है जिस पे रेट ऑफ परसेंट 2% है, तो यानी कि 100 का 2% यानी कि जो 2 रुपये है वो तो फार्मर एज अ प्रीमियम दे देगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 98 है उसमें से सेंट्रल और स्टेट का 50-50 का रहता था, यानी कि 49 रुपये दोनों ही इसमें पे करेंगे। लेकिन सन 2020 के बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अनइरिगेटेड एरिया हैं, यानी कि जहाँ पे सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, अब ये अनइरिगेटेड और इरिगेटेड तय कैसे होगा, यानी कि वो एरिया जिसमें 50% से ज़्यादा जो भूमि है जहाँ पे पानी की व्यवस्था है उसे इरिगेटेड एरियाज कहा जाएगा, और जहाँ पे 50% से कम है वहाँ पे अनइरिगेटेड एरिया कहा जाएगा। तो अनइरिगेटेड एरिया की बात करें तो जो 98% का बचा हुआ जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अब 30% ही देगी। 98 का 30% यानी कि सिर्फ 29 रुपये 4 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी बचा हुआ 68.6 स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर यही रेशियो अगर इरिगेटेड एरियाज़ की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ 25%, अगर 98 का 25% अगर देखें तो यानी कि 24 रुपया 5 पैसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उसका बचा हुआ 65.5 स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसमें चेंज हो जाता है, उसमें 90% जो होगा रिमेनिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट का प्लान है कि इसमें जो मैक्सिमम कवरेज किया जाएगा उसमें शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी और वुमेन जो फार्मर्स हैं उनको किया जाएगा। इसमें जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको पहले ये वेरी करता था, कभी 1 साल 2 साल कभी 3 साल, लेकिन अब ये फिक्स कर दिया गया, यानी कि जो भी क्रॉप के लिए आपके लिए इंश्योरेंस करेगी कंपनी उसको 3 साल के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा। अगर राज्य चाहते हैं, यूनियन टेरिटरी चाहते हैं तो वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी भी सेटअप कर सकते हैं और इस योजना का लाभ किसान भाइयों को दे सकते हैं। ये कट ऑफ डेट्स की अगर बात करें तो जो प्रीमियम राशि वो तो फार्मर पे करेगा, उसके बाद में जो बची हुई जो इंश्योरेंस के लिए जो राशि है वो स्टेट गवर्नमेंट इस डेट तक उसको हर कंडीशन में पे करना ही। अगर खरीफ की फसल है तो लगभग जुलाई से अक्टूबर के बीच में होती है, उसके लिए 31 मार्च लास्ट डेट है, यानी कि उसके 6 महीने के बाद तक। रबी की अगर फसल है उसके लिए 30 सितंबर, यानी कि रबी की क्रॉप कब होती है, अक्टूबर से मार्च, उसके 6 महीने बाद तक। इतने समय के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बची हुई राशि इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी है। अगर प्रीमियम नहीं दिया तो तुम लायक नहीं स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की। तो स्टेट नॉट टू बी अलाउड टू इम्प्लीमेंट द स्कीम इन द सब्सिक्वेंट सीजन, यानी कि आने वाले सीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन नहीं दी जाएगी इस स्कीम को अप्लाई करने की। सो फ्रेंड्स, वी हैव कवर ऑल द पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।